Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने पिछले भाग में बात की थी आपकी कोलाइड्स की क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे कि 3 तरह के कोलाइड्स होते हैं, है ना, जिसमें कि हमने बात की थी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की जो फिजिकल स्टेट है उसके बारे में कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर हमने बात की थी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के इंटरेक्शन के हम जब उनका इंटरेक्शन होता है तो किस तरीके के कोलाइड्स बनते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स के बारे में हमने बात की थी। देन आपका जो नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज है कि डिस्पर्स फेज किस किस तरीके से हो सकते हैं, जैसे मल्टी मॉलिक्यूलर की हमने बात करी, मल्टीमोलर कोलाइड्स की, है ना, जो कि कोलाइडल रेंज में नहीं आते, जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है ना। और फिर हमने बात करी मैक्रोमोलिक्यूल कोलाइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स की जो कि कोलाइडल रेंज में आते हैं। देन एसोसिएटेड कोलाइड्स जिसे हम मिसल्स भी कहते हैं, है ना, कि बनते कैसे मिसल्स कि कई सारे सब्सटेंसेस जब आपके क्या होते हैं, कई सारे सब्सटेंसेस लो कंसंट्रेशन में तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन हाई कंसंट्रेशन में वो कैसे बिहेव करेंगे, कोलाइडल बिहेवियर शो करते हैं। तो वो जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आपके एसोसिएटेड कोलाइड्स या मिसल्स। और ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर बनते हैं, जिस टेम्परेचर को हमने क्राफ्ट टेम्परेचर कहा था, और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर बनते हैं जिन्हें हम क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन कहते हैं। ये सारी बातें हमने की थी। एग्जांपल कि जैसे कि आपके पास सोप है, सिंथेटिक डिटर्जेंट है, ये आपके मिसल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आज हमें यहीं से आगे स्टार्ट करना है। मैकेनिज्म हम देखेंगे मिसल्स की, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या वो होते हैं। तो उसी को करने के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो आगे हम बात कर रहे थे हम कि जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था सोडियम स्टीरेट का, कि इस तरीके से आपके पास ये सोडियम सॉल्ट ऑफ आपके फैटी एसिड्स होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, है ना, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होते हैं कि इस तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। हमने कहा था कि इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक आपका जैसे RCO नेगेटिव और Na है, तो एक RCO में जाएगा और एक Na प्लस में जाएगा, ठीक है ना। तो एक आपका पोलर फॉर्म होता है और एक आपका नॉन पोलर फॉर्म होता है, ठीक है ना। इसी के बारे में हम बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि RCO नेगेटिव है, जो RCO नेगेटिव, ठीक है, जो आयंस है इसके भी 2 पार्ट होते हैं। ये भी 2 पार्ट में क्या होता है, टूटता है। पहला एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है ना, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक R में और एक COO नेगेटिव में, 2 पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक। तो जो आपके पास R वाली पार्ट है, R वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, R वाला पार्ट, उसको हम नॉन पोलर टेल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल। R वाले पार्ट को नॉन पोलर टेल कहा जाता है, ठीक है ना, नॉन पोलर टेल, ठीक है ना। और ये आपका हाइड्रोफोबिक होता है। नॉन पोलर टेल क्या होता है आपके पास, हाइड्रोफोबिक, यानी पानी से क्या है, इसको डर है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना। इसको क्या होता है, पानी से डर होता है, हाइड्रोफोबिक की तो पानी से दूर रहता है। और एक पोलर ग्रुप होता है, COO नेगेटिव, क्या होता है आपके पास, पोलर ग्रुप, पोलर ग्रुप होता है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं, ये क्या कहता है, नॉन पोलर टेल, और ये पोलर ग्रुप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, है ना। एक टेल हो गई और एक आपके पास हेड हो गया। और ये हेड क्या होती है आपके पास, पोलर ग्रुप जो होता है ये क्या होता है आपके पास, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, है ना। ये आपका हाइड्रोफिलिक होता है, यानी पानी की तरफ रहता है, वाटर लविंग होता है, और एक आपका वाटर रिपेलिंग होता है ना। तो जो RCO नेगेटिव आयंस होते हैं, ये क्या RCO नेगेटिव आयंस ये आपके प्रेजेंट होते हैं सरफेस में, ठीक है ना। RCO नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस, जिसमें कि जो COO नेगेटिव है वो ग्रुप वो वाटर की तरफ रहता है, वाटर में रहता है। ये वाला ग्रुप वाटर में रहता है, वाटर की तरफ रहता है, और ये वाला ग्रुप आपका क्या रहता है, दूर रहता है पानी से, है ना, उससे क्या रहता है, दूर रहता है, और सरफेस पे रहता है, दूर रहता है, सरफेस की तरफ रहता है, ठीक। अब क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, हमने CMC की बात की थी कि क्रिटिकल मिशन कंसंट्रेशन में क्या होगा, मिसल्स कब बनते हैं,
एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर बनते हैं जिसको हम CMC बोलते हैं। तो CMC में क्या होता है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन में जो आपके अनायंस होते हैं वो आपके कैसे पुल्ड होते हैं इनटू द बल्क ऑफ सॉल्यूशन। जो अनायन होंगे, अनायन यानी नेगेटिव पार्ट होता है अनायन, वो किस तरफ जाता है, सॉल्यूशन में चले जाता है और एग्रीगेट करके, एग्रीगेट होके, इकट्ठा होके आपको एक स्पेरिकल शेप दे देता है। क्या दे देता है, स्पेरिकल शेप, है ना। इस तरीके से सपोज हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है ना, इस कंटेनर है, उस कंटेनर में हमारे पास क्या है, वाटर है। ठीक, इसमें क्या है, वाटर है। अब आपने देखा कि हमने क्या बोला, दो आपके पास RCOO नेगेटिव है ना, ये है RCO नेगेटिव और ये भी दो पार्ट में है। एक R जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका टेल हो गई, नॉन पोलर टेल, और आपका CO नेगेटिव पोलर ग्रुप हो गया, ये हेड हो गया, है ना, हेड हो गया। ये क्या है, ये आपके पास वाटर रिपेलिंग है, पानी से दूर जाता है। वाटर रिपेलिंग क्या करता है, पानी से आपका दूर भागता है। वाटर रिपेलिंग जो होता है पानी से दूर भागता है। और एक होता है आपके पास वाटर कैसा, वाटर लविंग। तो ये वाटर रिपेलिंग है और ये आपके पास वाटर लविंग है। पानी की तरफ कौन रहेगा, हेड रहेगी, है ना, इस तरीके से होता है। अभी आपको दिखाऊंगा। ये वाटर है। अब इस वाटर में, इस वाटर के अंदर क्या है, स्टेरेट आयन है ना, स्टेरेट आयन, ठीक है ना, स्टेरेट आयन है इसके अंदर। अब स्टेरेट आयन में हमने क्या बोला, स्टेरेट आयन है क्या एक्चुअल में, देखो आपके पास ये था ना RCOO नेगेटिव Na+, ये है पूरा आपके पास सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, ये है आपके पास, ठीक है ना। अब ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अब ये वाला पार्ट क्या है, एनायन है, नेगेटिव वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट कैटायन है, पॉजिटिव वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट आपका R और COO नेगेटिव में है। ये क्या बना रहा है, हेड बना रहा है, टेल बना रहा है, इस जैसा बनेगा। ये वाला जो है कैसा बनता है, ऐसे बनेगा। ये इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये आ गया नेगेटिव, तो ये आपके पास क्या हो गया, हेड हो गई CO नेगेटिव वाला, और ये क्या हो गया, टेल हो गई R वाला पार्ट। ये दूर रहती है पानी से, है ना। स्टेरेट आयन आपको पानी में किस तरीके से दिखाई देंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे आपको स्टेरेट आयन पानी में दिखते हैं। अब होता क्या है कि आपके पास हुआ क्या कि भाई ये जो जितने भी, जब ये पानी में गए, होगा क्या कि ये पानी की तरफ रहना चाहती है, हेड क्या रहना चाहती है, पानी की तरफ रहना चाहती है। तो ये क्या करेंगे, जो अनायंस है वो आपके सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे, बल्क में कई सारे अमाउंट में सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे और मिल के एग्रीगेट करके एक स्पेरिकल शेप बनाते हैं। एग्रीगेट करके क्या बनाते हैं, एक स्पेरिकल शेप देते हैं, जिसमें कि हाइड्रोकार्बन चेन वो कहाँ होती है, हाइड्रोकार्बन चेन जो होगी वो आपकी सेंटर की तरफ होगी, ठीक है ना, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्पेयर। और CO नेगेटिव पार्ट आपका कहाँ रहेगा, वो बाहर की तरफ रहता है, ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेयर। तो किस तरीके से बनाएंगे, एग्रीगेट, ये सारे मिलके जो आपके पास एनायंस है, कौन से, CO नेगेटिव, ये अंदर जाएंगे, बल्क ऑफ द सॉल्यूशन में जाएंगे और मिलके स्पेरिकल शेप का इस तरीके से बनाते हैं। ये कुछ स्पेरिकल शेप का ऐसा बनाएंगे, है ना, इस तरीके से बनाएंगे ऐसा, ये ठीक है, कुछ इस जैसा बनाते हैं, ठीक है ना। ये बनाया इन्होंने, इस जैसा स्पेरिकल शेप बनाया। ये COO नेगेटिव, 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 COO नेगेटिव और CO, इस तरीके से उन्होंने बनाया, ठीक है ना। इसमें स्पेरिकल शेप का बनाते हैं जिसमें कि हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो सेंटर की, स्पेयर के सेंटर, ये चेन, ये तो हाइड्रोकार्बन है ना भाई, ये क्या हो गई आपके पास, ये जो पिंक कलर की है ये आपके पास टेल है और CO नेगेटिव हेड है। तो हाइड्रोकार्बन कौन सी होती है, टेल, वो सेंटर स्पेयर के, ये स्पेयर का सेंटर है ना, इस तरफ होती है। और जो आपके पास हेड है, हेड क्या होता है,
आपका बाहर की तरफ रहता है, स्फीयर के सरफेस पे रहता है ना, स्फीयर के सरफेस पे रहता है। ठीक, तो ये जो एग्रीगेट है आपके पास, ये जो एग्रीगेट, ये जो बना है एग्रीगेट, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक मिसल्स बोलते हैं। ये जो इतने सारे एग्रीगेट बनते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक मिसल्स बोलते हैं। और ये जो मिसल्स होते हैं, इनमें इस तरीके के 100 या 100 से ज्यादा आपके आयंस होते हैं। मिसल में क्या होता है, इनमें 100 या 100 से ज्यादा क्या होता है, आयंस होते हैं, है ना। इसी तरीके से डिटर्जेंट के केस में भी होगा, और आपका और केस में भी इसी तरीके से होता है। अब होगा क्या, किस तरीके से क्लीनिंग एक्शन का काम करते हैं, है ना, किस तरीके से क्लीनिंग एक्शन का काम करेंगे। जैसे कि हमने पीछे अभी बताया कि जो मिसल होता है उसमें हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन है, सेंट्रल कोर की जैसा। तो जो क्लीनिंग एक्शन होता है सोप का, वो किस कारण से होता है, इस कारण से होता है कि जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने मिसल्स बनाया, सोप मॉलिक्यूल्स ने बनाया मिसल आपके सामने, ये मिसल्स है। ठीक है, ये क्या है, मिसल्स है। सोप मॉलिक्यूल ने क्या बना दिया, आपका मिसल्स बना दिया अराउंड दी ऑयल ड्रॉपलेट। किसके अराउंड बनाते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट के अराउंड बनाते हैं, है ना। क्या करेंगे, ऑयल ड्रॉपलेट के अराउंड क्या करेंगे, मिसल्स बना देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद होगा क्या, जब उसके अराउंड ऑयल ड्रॉपलेट के अराउंड मिसल्स बनाते हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके से होता है कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है स्टीरेट आयन का, वो कहाँ रहता है, ऑयल ड्रॉपलेट में रहता है। और हाइड्रोफिलिक पार्ट वो आपका किस तरफ होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट वो प्रोजेक्ट आउट होता है ऑफ द ग्रीस ड्रॉपलेट, है ना, ग्रीस ड्रॉपलेट की तरफ। ठीक है ना। जैसे आपके पास कोई कपड़ा है और उस कपड़े में क्या लगी है, गंदगी लगी हुई, तो उन्होंने क्या करा, उसके अराउंड क्या बना दिए, मिसल्स बना दिए। पानी में आपने उस कपड़े को डाला, आपने एक कपड़ा लिया, उसमें आपने एक बाल्टी में सर्फ डाला, सर्फ डाला, है ना। अब उसमें होगा क्या कि आपने उसमें सपोज कोई कपड़ा डाल दिया, उसमें क्या लगा है, आपकी गंदगी लगी है जिसको साफ होना है, ये तो काम करता है क्लीनिंग एक्शन। होगा क्या कि उसमें जो ऑयल ड्रॉपलेट है, इस तरीके से होगा कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है स्टीरेट आयन का, जो स्टीरेट आयन का हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो आपका ऑयल ड्रॉपलेट पे रहेगा। तो उसके आप आसपास बनाएंगे ना मिसल्स, काफी सारे मिसल्स बनाएंगे ऐसे गोला वाला। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोफिलिक जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, चेन है, वो स्पेयर के सेंटर पे है। और जो हाइड्रोफोबिक वाली जो पार्ट है, जो चेन है, वो आपका सेंटर की तरफ है। और हाइड्रोफिलिक जो आपकी वो CO नेगेटिव चेन, वो क्या है, सरफेस पे है। इसी तरीके से होगा क्या कि हाइड्रोफोबिक पार्ट आपका वो ऑयल ड्रॉपलेट पे होगा, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होगा ग्रीस ड्रॉपलेट पे, है ना। ग्रीस ड्रॉपलेट की तरह क्या होगा, आपका दिखेगा इस तरीके से। जैसे कि आपके पास क्या है, ये कपड़े में सपोज ये कोई कपड़ा है, उसमें ग्रीस लगा हुआ है ना, कपड़ों में क्या लगा हुआ, ग्रीस लगा हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ, किसके अराउंड उन्होंने मिसल्स बनाए, ये मिसल्स बना दे, ये ग्रीस लगा हुआ। ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। अब ये जो आप देख पा रहे हो, जो हेड है वो ऊपर की तरफ है, ग्रेस की सरफेस पे है, और जो टेल है वो उसमें अंदर जा रखी है। ठीक है ना। स्टीरेट आयन क्या है, अरेंज हो रहे हैं अराउंड द ग्रीस ड्रॉपलेट। जो स्टीरेट आयन है वो ग्रीस ड्रॉपलेट के अराउंड क्या हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं। ठीक है ना। ये क्या है, ग्रीस ऑन द क्लोथ, ग्रीस ऑन दी क्लोथ, ये तो आपके ग्रीस हो गए, ग्रीस ऑन दी क्लोथ। ठीक है ना। और ये क्या आपके पास, स्टीरेट आयन, आपके पास क्या है, स्टीरेट आयन अरेंजिंग, स्टीरेट आयन अरेंजिंग अराउंड द ग्रीस, अराउंड द ग्रीस, ग्रीस ड्रॉपलेट के अराउंड आपके स्टीरेट आयन क्या हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, इस तरीके से होता है, इस तरीके से हुआ। अब जो पोलर ग्रुप है, पोलर ग्रुप कौन सा, COO नेगेटिव, वो पानी के साथ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। पोलर ग्रुप पानी के साथ इंटरैक्ट करेगा, और ऑयल ड्रॉपलेट, जो ऑयल ड्रॉपलेट है, जो ऑयल ड्रॉपलेट है सराउंडेड बाय स्टीरेट आयन, उसको वो क्या करता है, पुल करता है वाटर में। क्योंकि O नेगेटिव क्या है, O नेगेटिव पानी की तरफ रहता है, पानी की तरफ जाता है। पोलर ग्रुप क्या करेगा, पानी से, सपोज इधर क्या है, इधर पानी फैला हुआ है ना, ये आपके पास क्या है, वाटर है, ये आपके पास क्या है, वाटर है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये जो CO नेगेटिव है, ये पानी के साथ इंटरेक्ट करके इस ग्रीस को यहाँ से खींचेगा, पानी के साथ लेके आएगा, है ना, पानी के साथ इसको ऐसे लेके आएगा, खींचेगा,
समझ रहे हो आप? ये जो पूरा RCO नेगेटिव है, जिसमें कि आपका R वाली चेन ऑयल ड्रॉपलेट पे है और CO नेगेटिव बाहर की तरफ है। अब ये CO नेगेटिव पानी के साथ इंटरेक्ट कर रही और इसको पानी के साथ खींच के लेके आ रही है, कपड़ों से उस ग्रीस को हटा रही है, खींच के लेके आ रही है, ठीक है ना? उसको हटाएगी, ठीक है ना? और फिर जो आपके पास उसको फिर आप क्या करते हो, फिर आप पानी को आप फेंक देते हो बाहर, तो ग्रीस उस पानी के साथ बाहर चलेगी, यानी आपके कपड़ों से जो डर्ट थी, ग्रीस थी, वो क्या हो गई, निकल गई, है ना? तो इस तरीके से सोप क्या करता है, आपको मदद करता है एमल्सिफिकेशन में और आपको वॉशिंग अवे ऑफ ऑयल एंड फैट्स का, ठीक है ना? तो इस तरीके से क्या करता है, ये आपका काम करता है। तो नेगेटिवली चार्ज जो शीट होती है अराउंड ग्लोब्यूल्स, वो आपको प्रिवेंट करती है कमिंग टुगेदर एंड फॉर्म एग्रीगेट, ठीक है ना? इस तरीके से आपका जो ग्रीस ड्रॉपलेट है आपका इस तरीके से बनता है और इस तरीके से क्या होता है, क्लीनिंग एक्शन होता है सोप का, ठीक है ना? आई बात समझ में? तो ये आपके पास था क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना? आगे बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। आपने कोलाइड्स के बारे में पढ़ा, उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, किस किस तरीके के होते हैं, ठीक है ना? अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स की, कि कोलाइड्स को कैसे आप प्रिपेयर किया जा सकता है। तो कई सारे मेथड है कोलाइड्स को प्रिपेयर करने का, जिसमें कि सबसे पहला मेथड है केमिकल मेथड। सबसे पहला जो मेथड है कोलाइड को प्रिपेयर करने का, वो आपका है केमिकल मेथड, है। केमिकल मेथड द्वारा आप कैसे प्रिपेयर करते हैं कि हम केमिकल मेथड में कई सारे तरीके हैं कोलाइडल डिस्पर्जन को प्रिपेयर करने के। केमिकल रिएक्शन होती है ना, जिसमें कि आप डबल डिकम्पोजिशन करवा सकते हो, ऑक्सीडेशन करा सकते हो, है ना, और रिडक्शन करा सकते हो, हाइड्रोलिसिस करा सकते हो। तो ये मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट करके सोल्स बनाते हैं, है ना। जैसे कि आपके पास ये है AS2O3, ठीक है, आर्सेनिक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन आपने कराया H2S से, ठीक है ना। इसका हमने करा डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन हमने किया तो क्या बनेगा, आपका बन जाएगा AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड और प्लस 3H2, है ना। ये आपका सोल बन गया, ये सोल मतलब कोलाइडल सोल बन गया, है ना। आई बात समझ में? ये क्या बन गया, कोलाइडल सोल बन गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं आर्सेनिक का। तो पहला आपने देखा फर्स्ट मेथड डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन हम कर सकते हैं, डबल डिकम्पोजिशन के द्वारा इस तरीके से बनाया जा सकता है। दूसरा सपोज हमारे पास क्या है, SO2 है, हमने क्या कराया, इसकी रिएक्शन कराई 2H2S से, ठीक है ना। तो हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो क्या बन गया, 3S सोल, सोल बना, आपका सल्फर का सोल बना और प्लस आपके पास ये बन गया। तो ऑक्सीडेशन के द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो दो मेथड अभी हमने देखे, एक डबल डिकम्पोजिशन मेथड के द्वारा हम बना सकते हैं, दूसरा हम ऑक्सीडेशन के द्वारा भी कोलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला तरीका देखते हैं, थर्ड, रिडक्शन के द्वारा। हमारे पास क्या है, AuCl3, ठीक है ना, और हमारे पास है 3HCHO फॉर्मल्डिहाइड प्लस 3H2O, ठीक है। इसका हमने क्या करा, रिडक्शन किया, इसका हमने रिडक्शन किया, ठीक है। तो क्या बनेगा, 2Au गोल्ड का सोल प्लस 3HCOOH और प्लस 6HCl, है ना। तो ये आपके पास बन गया गोल्ड सोल, है ना। Au गोल्ड होता है इस तरीके से रिडक्शन के द्वारा। फिर हम हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं, FeCl3 है आपके पास प्लस
3H2O, हाइड्रोलिसिस, है ना, क्या बनेगा, FeOH का होल थ्राइस, ठीक है, और प्लस 3HCl, ये आपके पास क्या है, सोल है, ठीक है ना। FeOH का होल थ्राइस प्लस 3HCl, ये आपके पास क्या है, सोल है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपका कोलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। आई बात समझ में, ये आपका कोलाइड्स को प्रिपेयर करने का तरीका है, किस के द्वारा, केमिकल मेथड द्वारा, ठीक है ना। चलिए दूसरा तरीका क्या है कोलाइड्स को बनाने का, वो है पेप्टाइजेशन। ठीक है, पेप्टाइजेशन। ठीक, पेप्टाइजेशन क्या होता है, पेप्टाइजेशन में हम करते हैं कि आपका कन्वर्ट करते हैं किसी पीपीटी को कोलाइडल शोल में। कोई प्रेसिपिटेट है, उसको कन्वर्ट किया जाता है कोलाइडल शोल में, कैसे, शेक करके। उसको डिस्पर्जन मीडियम से हम शेक करते हैं विद डिस्पर्जन मीडियम, किसी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में। तो आपका इस जो प्रोसेस है उसको हम पेप्टाइजेशन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है इस पर्पस के लिए, उसको हम पेप्टाइटिंग एजेंट बोलते हैं। और ये जो मेथड है ये आपका अप्लाइड होता है जनरली किसी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को अगर आपने कोलाइडल सोल में बदलना है। तो पेप्टाइजेशन के समय जो प्रेसिपिटेट है वो एब्जॉर्ब करता है आयंस को, जो सरफेस में जो आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, है ना, उसके सरफेस में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से आपका पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाते हैं प्रेसिपिटेट के ऊपर, और अल्टीमेटली वो टूट जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में ऑफ कोलाइड, है ना। इसके बारे में होता है। आई बात समझ में। तो ये चीज है आपके पास पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन है क्या, जनरली द प्रोसेस ऑफ converting a precipitate the process of converting precipitate into colloidal sol into colloidal the process of converting a precipitate into colloidal sol by shaking it with dispersion medium in the presence ठीक है, in the presence of a small amount of electrolyte। ठीक है, ये ठीक। तो आपको किसी पीपीटी को कोलाइडल सोल में बदलने के लिए जो तरीका होता है उसको हम पेप्टाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और हम कौन सा चीज यूज करेंगे इस करने के लिए, जो चीज हम यूज करते हैं उसको हम पेप्टाइटिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। पेप्टाइटिंग एजेंट हम ये बोलते हैं, ठीक है ना। और जनरली हम कोई नया जो पीपीटी बना है उसको कन्वर्ट करने के लिए हम कोलाइडल सोल में इसका इस्तेमाल करते हैं। और पेप्टाइजेशन के समय होता क्या है कि जो आपका पीपीटी है वो आपको आयंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, इलेक्ट्रोड के आयंस को, जैसे कि आपको अभी बताया, ठीक है ना। तो ये था आपके पास पेप्टाइजेशन के बारे में कि भाई पेप्टाइजेशन होता क्या है, ठीक है ना। एक तरीका हमने केमिकल मेथड का पढ़ा, एक तरीका हमने पढ़ा केमिकल मेथड के बाद पेप्टाइजेशन। अगला तरीका आपके पास इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन।
ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। तो अगला तरीका है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, ये आपका है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ब्रेडिक आर्क मेथड, है ना। दो तरीके हैं, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, ब्रेडिक्स आर्क मेथड, है ना। होता क्या है, इस तरीके से आपके पास सेटअप होता है, या आपके पास एक टब है, बाथ टब, ठीक है। इसमें क्या है, आपके पास इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है आपके पास। इसके अंदर आपके पास डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, इसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम है। ये आपके पास है आइस बाथ, ठीक है, आइस बाथ। होगा क्या, हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में, आपका डिस्पर्जन के साथ साथ आपका कंडेंसेशन दोनों होता है, डिस्पर्जन भी होगा, कंडेंसेशन भी होता है। तो कोलाइडल सोल्स हो गए, जैसे मेटल के हो गए, मेटल के कोलाइडल सोल्स, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, उनको प्रिपेयर करते हैं इस मेथड के द्वारा, है ना। तो पूछा जाता है कि ब्रेडिक्स आर्क मेथड द्वारा किन किन सोल्स को प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि गोल्ड के सोल को, सिल्वर के सोल को, ठीक है, प्लैटिनम के सोल को इन मेथड द्वारा बनाया जाता है। इस मेथड में हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रिक आर्क ली, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक आर्क ली हमने, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रिक आर्क ली, उसको हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक आर्क को हमने स्टक कर दिया इलेक्ट्रोड ऑफ द मेटल के बीच में, किसी डिस्पर्जन मीडियम ने, हमने डिस्पर्जन मीडियम वाटर ले लिया हमने, है ना। इससे क्या होता है, जो इंटेंस हीट प्रोड्यूस होगी, है ना, इंटेंस हीट निकलेगी, वो उस मेटल को वेपराइज करेगी, है ना, उस मेटल को वेपराइज करती है और उसके बाद कंडेंस करके उसके पार्टिकल्स को कोलाइडल साइज में बदल देगी। जो आपने इलेक्ट्रोड ले रखी होगी वो किसी मेटल की ले रखी होगी, गोल्ड की ले रखी होगी, या आप सिल्वर की ले रखी होगी, या प्लैटिनम की ले रखी होगी, उसको आपने डिस्पर्जन मीडियम में डाला, है ना, इस तरीके से डाला, और अब डालने के बाद आपने एक इलेक्ट्रिक आर्क उसमें आपने रख दी, है ना, हीट निकलेगी उससे, हीट निकलने से वेपराइज वेपर बनाएंगे, वेपर बना के फिर उनको हमें ठंडा भी करना, नीचे आइस बाथ भी हमने लगा रखी है, ठंडा करके वो छोटे छोटे साइज दे देंगे कोलाइडल साइज के, है ना। तो इसको कहते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ये क्या आपके पास ब्रेडिक्स आर्क मेथड है ना, और इसी को इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी इसी को हम कहते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सोल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो तीन तरीके हैं सोल्स को प्रिपेयर करने के। पहला आपने पढ़ा केमिकल मेथड द्वारा, दूसरा आपका पेप्टाइजेशन द्वारा, और तीसरा आपका क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन के द्वारा, ठीक। तो इस तरीके से हमने आज आपका जाना क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, मैकेनिज्म ऑफ मिक्सचर के बारे में, और साथ ही साथ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।